अभी जो रिसेंट सभी एग्जाम्स हुए उन सभी में एक ही चीज़ चल रही है, क्या कि एग्जाम जो है वो किस लेवल का आ रहा है, कैट लेवल का। अभी आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम हुआ, उससे पहले बहुत मतलब बैंकिंग एग्जाम्स हुए। लास्ट ईयर भी हमने देखा एसबीआई पीओ हुआ, आईबीपीएस पीओ हुआ, उन सब में एक ही चीज़ चल रही है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सभी किस लेवल के हैं, कैट लेवल। तो उसी कैट लेवल को टारगेट करते हुए मतलब हम अब तैयारी ही उस लेवल की करेंगे, कैट लेवल की, ताकि अब उन्हीं चीज़ों को हम टैकल कर सकें। क्योंकि लास्ट ईयर से ऐसा ही हो रहा है, एग्जाम जो है वो डिफिकल्टी की तरफ ही जा रहा है ना। कहीं भी वो इजी इवन मॉडरेट तक भी नहीं रह रहे हैं कुछ एग्जाम्स, तो वो डिफिकल्ट ही रह रहे हैं। मतलब बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस हो गए, बहुत ही ट्रिकी, और मतलब डिफिकल्ट तरफ ही क्वेश्चन रह रहे हैं, तो मतलब वो कैट लेवल के ही रह रहे हैं। तो उसी कैट लेवल को टारगेट करते हुए हमने ये एक सीरीज इस चैनल पर स्टार्ट की है। ठीक है, इसमें आपको रीजनिंग क्वांट सभी जो सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी वो सभी आपको कैट लेवल की मिलेंगी। इस सीरीज का नाम ही है तैयारी कैट लेवल की। तो इस सीरीज को आपको फॉलो करना है और आप डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे एग्जाम्स जो भी रिसेंट हैं उन सभी को लेकर, क्योंकि आपको यहाँ पर वो सभी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि एक कैट लेवल की तैयारी के लिए आपके लिए ज़रूरी है, और उसी लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलॉजिज्म। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक को लेकर। इस टॉपिक के हम केट लेवल की तैयारी हम इस टॉपिक की आज हम करेंगे। मैं आपको रीजनिंग का पैटर्न बता दूं कि क्या रहेगा। रीजनिंग में आपको देखो दो वीडियोस मिलेंगी पूरे वीक में, एक मंडे और एक वेडनेसडे। ठीक है, ये मैं भी आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आप मतलब ये सब पूरी सीरीज है इसको फॉलो करने में आपको हेल्प मिले। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। So welcome to iExamP guys. We are 50% faster. If you are new to this channel, then do subscribe and press the bell icon so that you can get the notification of all upcoming videos. Right? So पहले देखते हैं प्लान क्या है हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में देखिए एवरी मंडे यू विल गेट अ वीडियो ऑन बेसिक्स। जो भी टॉपिक मैं लूंगा, एक वीक में एक टॉपिक, उस टॉपिक के बेसिक्स मैं आपको कराऊंगा। एवरी मंडे आपको एक वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पर, जिसमें कि हम बेसिक्स यानी कि आज भी जैसे हम सिलॉजिज्म हमने पढ़ा है, पकड़ा है आज का टॉपिक इस वीक का, तो इसमें मैं बेसिक्स आपको आज कराऊंगा। और वेंसडे को आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम उसकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ही आपकी क्या होंगी, कैट लेवल की प्रॉब्लम्स होंगी। उसके लिए पर बेसिक जरूरी है, बिना बेसिक शायद देखो चाहे वो इजी लेवल हो, मॉडरेट हो, या फिर डिफिकल्ट कैट लेवल हो, उसको हम नहीं कैटर कर पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है पहले बेसिक्स क्लियर करना। तो उन बेसिक्स पे काम करेंगे आज यानी कि मंडे को, एवरी मंडे को। और वेंसडे को हम लेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। उसी के साथ वेंसडे को अब मैं आपको एक फ्री क्वेश्चन पीडीएफ दूंगा एवरी वेंसडे। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे आराम से उस पीडीएफ को। उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स लेवल के ही वो क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो मतलब तैयारी पूरी उसी लेवल की करेंगे जो हमारा एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, जिसको हम कैट लेवल बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सिलॉजिज्म पहले हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन सिलॉजिज्म में हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा, आप फॉलो करना चाहते हैं इस प्लान को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है कि हाँ यस आई बी फॉलोइंग दिस, है ना। और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़िए ताकि आपको भी हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा। ठीक है, चलिए सिलॉजिज्म पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हर एक एग्जाम में। जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है टॉपिक आता है, अच्छे खासा वेटेज कैरी करके आता है। तो किस टाइप के इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, अगर कोई आपके साथ वाला अगर कोई बेसिक से भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले आता है सिंपल स्टेटमेंट कंक्लूजन, जो कि हम करते हुए आ रहे हैं। स्टेटमेंट्स रहती हैं, कुछ कंक्लूजन्स रहते हैं, हमें बताना होता है स्टेटमेंट के बेसिस पर कि वो कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा। सेकंड हमारा रहता है यहाँ पर रिवर्स सिलॉजिज्म। यहाँ पर कंक्लूजन गिवन होते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बताने होते हैं, किन सेट ऑफ स्टेटमेंट से ये जो कंक्लूजन्स हैं ये ड्राइव हम कर सकते हैं। मतलब इसका जस्ट रिवर्स रहता है। थर्ड हमारे रहता है कोडेड सिलॉजिज्म, रिसेंट एग्जाम्स में काफी पूछे जा रहे हैं, ये भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों हम कवर करेंगे अपनी वीडियोस में। ठीक है, पहले देखते हैं कुछ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिक्स के लिए है ना, बेसिक्स यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो आज बेसिक्स, फिर वेंसडे को आपको इसकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की वीडियोस। तो पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं। जनरली क्या होता था, पहले एग्जामिनर सिर्फ सम यूज करता था, सम ए आर बी, सम बी आर सी। आजकल एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट हो गया है, वो सम की जगह पर काफी डिफरेंट वर्ड्स यूज कर देता है, जिससे कि कहीं ना कहीं एस्पिरेंट जो कैंडिडेट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो एक्चुअली वो है या नहीं। तो जैसे सम की जगह वो क्या क्या यूज कर सकते हैं, मैनी, मोर, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, मच,
ये सब जो वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल, फ्यू, आ फ्यू, फ्यू और आ फ्यू है यहाँ पर, ओनली अ फ्यू नहीं है, वो डिफरेंट चीज है ना। एटलीस्ट, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, लेस देन 100%, अ लिटिल, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑफन, अलॉट ऑफ, या फिर कोई नंबर दिया हो 80%, 70%, है, यानी कि 0% से ज्यादा लिखा है ना यहाँ पे, 0% से ज्यादा और 100% से कम जो भी चीज होगी, वो सब हमारी किस में काउंट होगी, सम में काउंट होगी। ये चीज हमें ध्यान रखना। पर जैसे हम सम ए आर बी कहते हैं, तो उसकी जगह अगर एग्जामिनर ने हमें दे दिया जनरली ए आर बी, तो हमें समझ जाना है कि जनरली भी क्या है, वो सम का ही पार्ट है। एग्जामिनर थोड़ा उसको घुमा के दे रहे हैं, तो ये वर्ड्स आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ना। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। सम की जगह वो ये यूज कर सकते हैं। बाकी और बात करते हैं, देखिए ऑल की बात करते हैं, ऑल की जगह वो क्या यूज करते हैं, एनी, एवरी, ईच, 100%, ये सभी वर्ड्स वो ऑल की जगह पर यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सम नॉट की जगह पर वो क्या यूज कर सकते हैं, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, ऑल नॉट। अब आप बोलेंगे ऑल नॉट सर, ऑल नॉट तो नो होना चाहिए, भाई सारा नहीं मतलब नो। बट नहीं, ऑल नॉट का मतलब सम नॉट होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एक। अगर आपकी मदर ने या फिर आपके पेरेंट ने आपको 10 रुपीज दिए और उन्होंने आपसे कहा डो नॉट स्पेंड ऑल योर मनी, डो नॉट स्पेंड ऑल योर मनी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है या फिर कुछ पैसा खर्च नहीं करना है। आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है या फिर कुछ पैसा खर्च नहीं करना है। मतलब ऑल नॉट, अगर उन्होंने कहा आपसे कि दिस इज योर 10 रुपीज एंड यू यू डो नॉट स्पेंड ऑल योर मनी, इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ पोर्शन सेव कर लेना है। चाहे आपको 1-2 रुपये सेव करना हो, मतलब कुछ पोर्शन सेव कर लेना है, सारा खर्च नहीं करना है ना। इसका मतलब क्या है कि सम मनी यू शुड नॉट स्पेंड, सम मनी यू शुड सेव। सो वही यहाँ पर हम रेफरेंस लेंगे, तो ऑल नॉट का मतलब क्या है, सम नॉट है, ऑल नॉट का मतलब नो नहीं है। ठीक है, नो, नो की जगह दे कैन यूज नेवर, नन, नो वन, कैन नेवर। जी हाँ, कैन नेवर। कैन हम जनरली देखते हैं किसी पॉसिबिलिटी में, बट अगर कैन के साथ नेवर लग जाए तो ये एक डेफिनेट वाला केस यहाँ पर बनाता है और इसका मतलब होता है नो। ठीक है, ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है, ऑल बी आर, मतलब जो ओनली वाले केसेस होते हैं उनमें जो बाद वाला है ये अंदर आता है, और ये जो पहले वाला है ये बाद जाता है ऑल वाले केस में। यानी कि अगर हम ऑल का ऐसे बनाते हैं ना, ऑल ए आर बी, तो यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, ओनली के केस में बी अंदर रखेंगे और ए बाहर रखेंगे। और ओनली में आपको पता है, अभी मैं आगे बताता हूँ क्या है बेसिक्स है इसका, ये सब भी आप ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के हम कैसे पहचानेंगे, कैन भी लिखा होगा, मे, माइट, है ना, कुड, या फिर पॉसिबिलिटी खुद भी लिखा होता है ना। अगर ये सभी वर्ड्स लिखे यानी कि वो क्या शो कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी वहां पर शो कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वीडियो आपको 2 बार देखनी पड़ेगी तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहली बार देखना आराम से पूरा, कुछ इंटेक लेना, फिर दोबारा देखना और लिख के करना, है ना। ऐसे नहीं देखते रहो, लिख लेना, जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, लिख लेना है कहीं, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज करोगे, जब क्वेश्चंस करोगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, ऑल ए आर बी, इसका मतलब जब भी देखो, जब भी ऑल है तो वहां पर सम ठीक होता है। ऐसे कहीं पर अगर नो है तो वहां पर सम नॉट ठीक होता है। छोटी छोटी चीजें जो हमें याद रखनी, याद के कोई ये बस मतलब याद रखने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस की चीजें हैं। कहीं पर अगर मानो लिखा है ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए ही अगर बी के अंदर है, तो ए का थोड़ा सा पार्ट, ए का थोड़ा सा पार्ट अगर मैं लूं यहाँ पर, तो वो भी ऑब्वियसली क्या होगा, वो भी ऑब्वियसली बी के अंदर ही होगा, है ना। ये मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया मैंने, तो ये भी बी के अंदर है। तो अगर ऑल ए आर बी सही है तो सम ए आर बी ऑलरेडी सही हो जाएगा। ऐसे अगर नो ए आर बी है, यानी कि ए का कोई भी पार्ट बी के अंदर नहीं जा रहा, तो यहाँ पर सम ए आर नॉट बी, ए का थोड़ा सा पार्ट भी बी के अंदर नहीं जाएगा, तो सम ए आर ऑल्सो नॉट बी, ये भी सही होता है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओनली एंड ओनली अ फ्यू देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स में जनरली आजकल यही पूछा जाता है। तो पहले ओनली अ फ्यू को देखते हैं। कहीं पर लिखा है, मान लीजिए ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो जो ओनली अ फ्यू होता है ये अपने अंदर दोनों स्टेटमेंट्स को कैरी करके चलता है, किस किस को, सम को और सम नॉट को, है ना। आई थिंक इनको रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, आप दोबारा देख लेना इस वीडियो को, है ना। इतना इतना मैं ज़्यादा थोड़ा मतलब डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हाई लेवल की तैयारी कराऊँ, क्योंकि बेसिक्स आप लोग कहीं ना कहीं जानते हैं ज़्यादा। तो मैं इस पे थोड़ा सा इसलिए मैंने फास्टली करा इनको। कोई ऐसे था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा आप देख सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू जो होता है ये हमारा दोनों स्टेटमेंट्स को कैरी करता है, सम को भी और सम नॉट को भी। मतलब कहीं पर लिखा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब क्या होगा, सम ए आर बी ऑल्सो सम ए आर नॉट, ये दोनों हमारे साइमल्टेनियसली ये लेकर चलते हैं।
ठीक है, या तो ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख दो अलग अलग, या फिर इसकी जगह पूरी की जगह ओनली अ फ्यू ए आर बी लिख दो, मतलब एक ही। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी दोनों एक साथ हमारे सही होते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे ओनली अ फ्यू ए आर बी का? ए का कुछ पार्ट आप बी के अंदर दिखाओ, और ए का कुछ पार्ट ऐसा भी दिखाओ जो कि बी के अंदर नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओनली अ फ्यू ए आर बी का डायग्राम हो जाएगा। मतलब ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है, ए का कुछ पार्ट ऐसा भी है जो बी के अंदर है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, कुछ लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है तो वो पार्ट कॉमन हो जाता है। मतलब अगर सम ए आर बी है तो सम बी आर ए भी होगा, ये बात ठीक है ना? भाई सम ए आर बी है तो सम बी आर ए भी होगा, क्योंकि ये पार्ट कॉमन हो गया। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है सम ए आर नॉट बी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सम बी आर ऑल्सो नॉट ए। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। ये ए की साइड से बी का है नो, क्योंकि नो में तो कोई पार्ट ओवरलैप नहीं करता। नो में तो कोई पार्ट ओवरलैप नहीं करता, इसलिए क्या होता है? सम ए आर नॉट बी में ए का कुछ पार्ट भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सम बी आर ऑल्सो नॉट ए। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। पॉसिबिलिटी हो सकती है बट नेसेसरी ये चीज नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ओनली की। तो ओनली ए आर बी, मैंने आपको बताया था ओनली में जो बाद वाला है वो अंदर आता है ना। तो ओनली ए आर बी, इसका मतलब क्या होगा? बी जो है वो केवल ए का पार्ट हो सकता है, वो किसी और का पार्ट नहीं हो सकता। अच्छा, खाली बाद वाला क्यों अंदर आएगा? ये बताओ, बाद वाला क्यों आएगा? लॉजिक है इसके पीछे भी ना। अगर मान लो कहीं पर लिखा है ओनली ग्रेजुएट्स कैन बी बैंकर, ओनली ग्रेजुएट्स कैन कैन बिकम बैंकर, ये चीज लिखी है। तो इसका मतलब क्या है? कि सारे के सारे ग्रेजुएट्स बैंकर हो जाएंगे, या फिर जो भी बैंकर बनेगा वो ग्रेजुएट होगा। ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? अगर कहीं पर लिखा है ओनली ए आर बी, या फिर कहीं पर लिखा है ओनली ग्रेजुएट्स कैन बी बिकम बैंकर, तो इसका मतलब क्या है? कि सारे के सारे ग्रेजुएट्स बैंकर हो जाएंगे, या फिर सारे के सारे जो भी बैंकर बनेगा वो ग्रेजुएट होगा। तो अगर सारे ग्रेजुएट्स बैंकर हो जाएंगे तो ग्रेजुएट्स को अंदर आना चाहिए, बैंकर को बाहर आना चाहिए। और अगर आपका आंसर है कि सारे के सारे जो बैंकर बनेंगे वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो बैंकर अंदर आना चाहिए और ग्रेजुएट बाहर आना चाहिए। यही इसके पीछे का लॉजिक है। आप लोग मुझे बताना कि क्या है, बैंकर जो ग्रेजुएट है सभी बैंकर हो जाएंगे, या फिर बैंकर जो बनेंगे वो ग्रेजुएट होंगे? बताना मुझे। ओनली ए आर बी का मतलब बी जो है वो केवल ए का पार्ट होगा, ये किसी और का पार्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे हम क्रॉस लगा। तो ये जैसे हम ऑल में करते हैं ना, मानो अगर यहाँ पर ऑल होता, ऑल बी आर ए ये होता, तो ये बी है ये है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन होता ना सी, तो इसके साथ बी के रिलेशन होने के चांसेस रहते, क्योंकि ये ऑल में है। तो वहां पर बी और सी का कोई रिलेशन का अगर पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन दिया होता तो वो हम ठीक कर देते, है ना? क्योंकि हमारे पास ऑल है, हमारे पास बी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बी और सी के रिलेशन के बारे में। इसलिए बी और सी में जो पॉसिबिलिटी होती है हम ट्रू कर देते। लेकिन अगर ओनली के केस में अगर हम बात करें तो ये पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं होगा। मान लो अगर थर्ड पर्सन कोई सी यहाँ पर है, कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा बी और सी का, फिर भी बी का कोई भी पार्ट सी के अंदर नहीं जाएगा। पॉसिबिलिटी में भी वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि ये ओनली के रिलेशन में ए के साथ, ए के अलावा ये किसी और के साथ रिलेशन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे हुए बेसिक्स क्लियर। एक बार आप दोबारा देखो पहले बेसिक्स, फिर हम आएंगे प्रॉब्लम्स में। ठीक है, आई होप सबने बेसिक्स देख लिया। चलिए प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से इनको सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट्स ये है, कंक्लूजन ये। क्वेश्चन का आप लेवल देखो, इजी क्वेश्चन नहीं लेके चल रहा हूँ, सीधा कैट लेवल, सीधा उसी को कैटर करेंगे। बेसिक्स के ज्यादा मतलब बेसिक्स मैंने आपको बता दिए, पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कॉम्प्लेक्स टाइप के लिए। कहीं भी इजी क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व ही नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आते हैं। हम क्या करते हैं कि इधर उधर वीडियोस में लगे रहते हैं, कभी किसी की, कभी किसी टीम की, कभी कुछ कभी कुछ। उन चीजों से क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है। उन लोगों के व्यूज बढ़ते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं, सेमिनार करते रहते हैं, पैसा कमा रहे हैं। भाई देखो, इतना ज्यादा नहीं चाहिए। आप लोग, मेरे पास अगर 10-12 स्टूडेंट्स भी आके आप पढ़ रहे हो ना, तो यकीन मानो उस लेवल का आपको कंटेंट दूंगा कि आप जाके एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है, वो नहीं कि कुछ भी पढ़ के गए, दो दो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, दो दो कंक्लूजन के क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, और उन क्वेश्चंस के बाद आप जो है जाके अपना सीधा एग्जाम में जा रहे हो, वहां पर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है। वो चीज नहीं दूंगा, रियलिटी में बताऊंगा आपको जो एग्जाम में, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे रहा हूँ, खुद मैंने एग्जाम्स क्लियर करे रिसेंट में काफी। तो कहीं ना कहीं आइडिया है। जिन लोगों ने 10 साल पहले एग्जाम क्लियर करे हैं, उन लोगों से क्या सीख लोगे आप बताओ मुझे, है ना? तो अभी लेटेस्ट पैटर्न बहुत बदल चुका है, क्वेश्चंस वैसे नहीं आते। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, देखो जरा। सॉल्व करेंगे इसको। ऑलमोस्ट सम मारुतिज आर हुंडई, बताया मैंने आपको। ऑलमोस्ट सम का मतलब भी क्या होता है, सम होता है ना? तो सम मारुतिज आर हुंडई, आप ऐसे पढ़ो इसको। तो मारुति का कुछ पार्ट में किसके अंदर डालू, हुंडई के अंदर। बहुत ही आराम से डायग्राम अगर आपने बना लिया तो क्लियर है, आधा काम आपका डन है।
ठीक है। ओनली अ फ्यू वॉक्सवैगन आर मारुति, यानी कि ओनली अ फ्यू वॉक्सवैगन आर मारुति मतलब सम वॉक्सवैगन आर मारुति, तो ये लो। ऑल्सो सम वॉक्सवैगन आर नॉट मारुति, ओनली अ फ्यू है ना, दोनों को कंसिडर, दोनों को कैरी करेगा। तो वॉक्सवैगन का कुछ पार्ट मारुति के अंदर और वॉक्सवैगन का कुछ पार्ट ऐसा भी जो कि मारुति के अंदर नहीं जाएगा। वॉक्सवैगन से मारुति का नो है, मारुति से वॉक्सवैगन का नो नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। सम वॉक्सवैगन आर हुंडई, अच्छा ये मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है, वो थोड़ा वैसा है ना उसमें, वॉक्स वैगन का हुंडई से भी बन रहा है, तो वॉक्स वैगन और हुंडई ले लेते हैं पहले। सम वॉक्स वैगन और हुंडई, ऑलमोस्ट सम मारुति और हुंडई ऑल्सो, ये देखो यहाँ पर ऐसे आएगा, वॉक्स वैगन का कुछ पार्ट मारुति में जाएगा, हुंडई का कुछ पार्ट भी मारुति में जाएगा, और वॉक्स वैगन का कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो कि मारुति में नहीं जाएगा, ऐसा डायग्राम। नो वॉक्स वैगन और ऑडी, कोई भी वॉक्स वैगन क्या नहीं है, ऑडी नहीं, ये लो ऑडी, और ये क्रॉस का साइन लगा, ठीक है गाइस, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। चलते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल हुंडई कैन बी ऑडी, सारी की सारी हुंडई जो है वो ऑडी हो सकती है। तो आप देखो हुंडई का कुछ पार्ट आपको वॉक्सवैगन के अंदर दिख रहा है, दिख रहा है, वॉक्सवैगन का कोई भी पार्ट ऑडी में नहीं जाएगा, मतलब वॉक्सवैगन के सर्कल में जो भी चीज आ गई वो ऑडी में नहीं जाएगी, यही तो बात है भाई। नो वॉक्सवैगन इज ऑडी, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पार्ट वॉक्सवैगन का है वो ऑडी के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि वॉक्सवैगन के सर्कल के अंदर जो भी आ गया वो ऑडी में नहीं जाएगा। तो हुंडई का हमें थोड़ा सा पार्ट वॉक्सवैगन के सर्कल के अंदर दिख रहा है, जबकि मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, तो वो पार्ट तो ऑडी में नहीं जाएगा। अगर वो पार्ट नहीं जाएगा हुंडई का, तो पूरा का पूरा हुंडई नहीं जा पाएगा, किसमें, ऑडी में, है ना, क्योंकि हुंडई का कुछ पार्ट वॉक्सवैगन में है, जो पार्ट हुंडई का वॉक्सवैगन में है वो तो ऑडी में नहीं जाएगा, बिकॉज नो वॉक्सवैगन इज ऑडी। इसका मतलब हुंडई का कुछ पार्ट तो बच जाएगा जो कि ऑडी में नहीं जाएगा, इस वजह से पूरा का पूरा हुंडई ऑडी में नहीं जा पाएगा। अगर यहाँ पर कहते कि सम हुंडई कैन बी ऑडी, उसको हम सही कर देते, कुछ पार्ट तो चले जाएगा, बट सारा नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा पार्ट जो वॉक्सवैगन के अंदर है वो उस चीज को अपोज कर रहा है। ऑल हुंडई कैन बी ऑडी, ये हमारा गलत है। सेकंड देखते हैं, सम ऑडी आर नॉट हुंडई। तो अब देखो यहाँ पर हुंडई के कुछ पार्ट थे ना वॉक्सवैगन के अंदर, जिस वजह से वो ऑडी में नहीं जा पा रहा था, बट ऑडी से हुंडई का कोई ऐसा लिंक हमें नहीं दिख रहा है ना, कोई देखो, और ये ऑडी जो है ये इसके अंदर नहीं आएगा वॉक्सवैगन के अंदर, बट ये जो हुंडई का इधर वाला पार्ट है इधर तो कहीं भी आ सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इधर तो कहीं भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, कैन भी लिखा है। अच्छा, ये तो हमारा क्या डेफिनेट है, अरे ये तो हमारा डेफिनेट है। देखो डेफिनेट मैं आपको बताता हूँ, देखो कॉन्क्लूजन क्या होते हैं, दो तरह के हमारे कॉन्क्लूजन होते हैं, एक तो होते हैं हमारे पॉसिबिलिटी वाले, तो पॉसिबिलिटी में हमारे जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है, जो पार्ट बच गया होता है उसको चेक करना होता है, और डेफिनेट वालों में तो आप सीधा सीधा अपने डायग्राम को देखो, अगर डायग्राम में वो चीज दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही है तो गलत, सीधी सीधी सी बात। डेफिनेट वाले कॉन्क्लूजन में तो आपको क्या करना है, डायग्राम देखना है, डायग्राम में वो चीज विजिबल है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा सम ऑडी आर नॉट हुंडई, तो ये कैसा है, हमारा डेफिनेट वाला है, कोई पॉसिबिलिटी वाला वर्ड दिख नहीं रहा था हमें, तो हमें अपने डायग्राम में देखना है। हमें अगर डायग्राम में ऑडी का कुछ पार्ट ऐसा दिख रहा है जो कि हुंडई के अंदर नहीं जा रहा है, तो हम इसको सही कर देंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो हुंडई के बाहर है पूरा का पूरा ऑडी, कोई भी पार्ट नहीं जा रहा, इसको ऐसे नहीं देखना है। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, ऑल ऑडी आर हुंडई नॉट, मतलब ऐसे ऑडी के सर्कल और हुंडई के सर्कल अलग अलग हैं, इसका मतलब हमने इनको कोई भी रिलेशन इनके बीच में क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमें पता नहीं है इनका रिलेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडी पूरा का पूरा हुंडई के बाहर है, या फिर हुंडई पूरा का पूरा ऑडी के बाहर है। बात यह है कि हमें रिलेशन पता नहीं है, इसलिए हमने दोनों को सर्कल को अलग अलग रखा है। अगर ऐसा होता कि कोई भी ऑडी का पार्ट हुंडई के अंदर नहीं जाता, तो हम ऐसे नो करके दिखाते हैं उनके बीच में, या फिर ऑडी का थोड़ा सा पार्ट हुंडई के अंदर नहीं जाता तो हम ऐसे करके उनको शो करते हैं, चाहे सम हो या सम नॉट हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम रिलेशन को शो करते हैं। अगर वो रिलेशन शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ऑडी का कुछ पार्ट हुंडई के अंदर नहीं जा रहा, या फिर ऑडी का कुछ पार्ट हुंडई के अंदर जा रहा है, ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सम ऑडी आर नॉट हुंडई ये हम नहीं कह सकते डेफिनेटली, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड देखें, ऑल वॉक्स वैगन कैन बी मारुति, सारे के सारे वॉक्स वैगन मारुति हो सकते हैं, तो देखो वॉक्स वैगन का कुछ पार्ट मारुति के अंदर नहीं जा रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पर ये वाला पार्ट, वॉक्स वैगन का कुछ पार्ट मारुति के अंदर नहीं जा रहा है। जब वॉक्स वैगन का कुछ पार्ट मारुति के अंदर नहीं जा रहा है, तो पूरा वॉक्स वैगन कैसे चला जाएगा, वो पार्ट तो हमेशा बाहर ही रहेगा मारुति से, इसका मतलब सारा का सारा वॉक्स वैगन मारुति के अंदर कभी भी नहीं जा पाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखें, ऑल हुंडई आर मारुति, ये हमारा क्या डेफिनेट है, तो डायग्राम में देखो क्या सारा का सारा हुंडई मारुति के अंदर दिख रहा है आपको,
नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो इसको भी गलत कर, तो कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। नन फॉलो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको ओनली वाला कराता हूँ, है ना, ये वाला कराता हूँ मैं आपको। चलो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करना है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। बड़े देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन रही है पूरी। ओनली बुक्स आर पेन पेपर, ये तो पहली क्लास है। जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कराऊंगा ना तब आप देखना क्वेश्चन का लेवल। ओनली बुक्स आर पेपर मतलब जो पेपर है वो केवल बुक का पार्ट होगा और किसी का पार्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है ना, जो बाद वाला है वो अंतर आएगा। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये किसी और का पार्ट नहीं होगा। ओनली अ फ्यू बुक्स आर नॉवल, तो यानी कि कुछ बुक्स नॉवल है और कुछ बुक्स जो है वो नॉवल नहीं है। सम बुक्स आर नॉवल, सम बुक्स आर नॉट नॉवल। ठीक है, ओनली अ फ्यू नॉवल्स आर स्टोरी, तो सम नॉवल्स आर स्टोरी एंड सम नॉवल्स आर नॉट स्टोरी। ठीक है, नोवेल से स्टोरी का नो है, स्टोरी का नॉवेल से नो नहीं है। ऐसे बुक का नॉवेल से नो है, नॉवेल का बुक से नो नहीं है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती होती है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। कंक्लूजन पे चलते हैं। पहला कंक्लूजन, ऑल बुक बीइंग स्टोरी इज अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी बुक जो है वो स्टोरी में आ जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो देखो बुक और स्टोरी का सर्कल बिल्कुल सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैंने पूरा का पूरा बुक स्टोरी के अंदर रख दिया तो ये जो पेपर है ये भी हमारा स्टोरी के अंदर आ जाएगा। अगर मैंने इस पूरे के पूरे बुक को उठा के स्टोरी के अंदर रख दिया, इस पूरे बुक को, तो ये जो पेपर है ये भी उसके अंदर आ जाएगा। बट पेपर ओनली के रिलेशन में है बुक के साथ, इसका मतलब वो किसी और के सर्कल के अंदर आ ही नहीं सकता। इस वजह से जो बुक है वो पूरा का पूरा किसी और में नहीं जा पाएगा। दोबारा सुनो, बुक अगर मैंने पूरा का पूरा स्टोरीज में रख दिया तो ये जो पेपर है बुक के अंदर ये भी स्टोरी में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा क्योंकि ये तो उसी के सर्कल के अंदर। लेकिन जो पेपर है वो ओनली के रिलेशन में है बुक के साथ, इसका मतलब वो किसी और का पार्ट हो ही नहीं सकता। तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा, गलत हो जाएगा, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। बाकी दोनों तो क्या है हमारे डेफिनेट वाले हैं, फटाफट से डायग्राम में देख लेते हैं। ऑल स्टोरी इज नॉवल, सारे के सारे स्टोरी नॉवल के अंदर है क्या? नहीं है सर, डायग्राम में नहीं दिख रहा। सम नॉवल्स इज पेपर, नॉवल का कुछ पार्ट पेपर के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर, गलत कर दिया। यहाँ पर भी नन फॉलो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं वेंसडे को। वेंसडे को मैं आपको क्या कराऊंगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और साथ में दूंगा आपको एक पीडीएफ। इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो गाइज ये सीरीज बहुत मन से चलाई है, आप लोग जुड़ना साथ में। और इस लेवल को जैसे मैं खुद देख रहा हूँ एग्जाम्स लेवल को, ये दोनों क्वेश्चन अच्छा आपके होमवर्क के लिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इस लेवल को हम कैटर करेंगे। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और नहीं निकल पा रहा है एग्जाम, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हम में ही है। मैं आपको सच बताऊँ ना, हम लोग, आप में भी क्या है, मतलब मैं कह रहा हूँ पढ़ाने वालों में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, जो कि आपको पढ़ाने वाले, मतलब आप लोग चूज नहीं कर पा रहे हो चीजों को, मुझे ऐसा लगता है ना कहीं हम लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये देखो लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, मानो अगर 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और सीट्स हैं हमारे पास 4,000। ठीक है, तो भीड़ किस साइड हुई, भीड़ किस साइड हुई, 4,90,000, 4,96,000 बच्चे, ये भीड़ हुई, या फिर जो 4,000 बच्चे हैं ये भीड़ हुई? तो आप बोलोगे सर ये भीड़ हुई, भीड़ वो जिसमें ज्यादा लोग हों, है ना। तो भीड़ का अगर आप हिस्सा बने रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, भीड़ तो बाहर निकल रही है, आप देखो सर। आपको थोड़ा सा एडवांस होना होगा, एक लेवल अप करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और यही चांसेस है सिलेक्शन लेने के, यही 2-3 साल है। अपनी तैयारी अच्छे से करो, सिलेक्शन ले लो। मैं देख रहा हूँ बहुत स्टूडेंट्स तैयारी कर करके टूट जा रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। और एक गाइडेंस की जरूरत हमें रहती है, अच्छी गाइडेंस की। तो ऐसे पे मत जाओ जो मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल या फिर बहुत ज्यादा कमर्शियल बना चुके हैं चीजों को, है ना, वो नहीं करा रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूँ, है ना। मैंने एक टाइम पे खुद भी किसी किसी को देखा, फॉलो किया, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा नहीं हो पा रहा था, है ना। जब तक हमें एक अच्छे मेंटोर नहीं मिल पाते हैं तो हमें नहीं फायदा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप भरोसा रखो थोड़ा, और थोड़ा सपोर्ट आपका चाहिएगा, सपोर्ट को आप बरकरार रखो। तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो में पसंद आया हो कंटेंट तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, आपको जो भी मतलब आप इस सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हो वहाँ पर कमेंट में आप बताना कि यस आई एम फॉलोइंग दिस सीरीज, तो हमारा थोड़ा मतलब एंथुसियास्टिक रहेगा हम लोगों के लिए भी, और उसको हम कंटिन्यू रखें। ठीक है गाइस, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स मीट ऑन मंडे। अब आपको कल यानी कि ट्यूसडे को आपको एक क्वांट्स का वीडियो मिलेगा मैथ्स का, जो कि आपको सेम वो कैट लेवल का आपको डीआईज वगैरह की प्रैक्टिस कराएंगे। उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। सो ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मीट यू ऑन वेडनेसडे।